स्टार्ट। सभी को नमस्कार। फर्स्ट ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर में फिजियोलॉजी में आज जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम जो पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब नर प्रजनन तंत्र, और नर प्रजनन तंत्र में नर प्रजनन जितने भी ऑर्गन आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें अध्ययन हेतु नर प्रजनन तंत्र को दो भागों में विभक्त किया गया। एक होते हैं प्राथमिक अंग, प्रथम प्राइमरी ऑर्गन्स, जिसमें आते हैं दो वृक्षण, मैं वृक्षण कोश, टेस्टिज विद स्क्रोटम, और इसमें द्वितीय अंग आते हैं एपिडिडाइमस, अधिवृक्षण, शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, और उसके बाद में आता है शिशन यानी पेनिस। सहायक अंग वो हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय और कॉपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृक्षण कोश, टेस्टी जिसमें रहते हैं, स्क्रोटम। यह एक त्वचीय थैलीनुमा रचना है जो इंग्वाइनल रीजन में होती है। पिछले जो दोनों पैर हैं इसमें हमारे जहाँ फीमेल में तो रहता है अडर, और इसमें इंग्वाइनल रीजन, ये जहाँ अडर रहता है इंग्वाइनल रीजन कहलाता है, दोनों जो पीछे वाली टांगों हैं उसके बीच में। तो यहाँ पे इंग्वाइनल रीजन में होता है। इसके अंदर दो वृक्षण रज्जु, स्पर्मेटिकोड, ये उसके द्वारा लटके हुए रहते हैं, जिनको हम जब कास्ट्रेट करते हैं बछड़े को तो ये स्पर्मेटिकोड है, इसी को ही दबाते हैं। इसकी त्वचा पतली, कोमल, लचीली, बाल रहित, गुलाबी अथवा लाल पीली रंग की होती है। पूर्ण वयस्क यानी कि प्रौढ़ सांड में, यंग बुल में लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। स्क्रोटम की बात चल रही है। यही वृक्षण कोश, वृक्षण टेस्टिस का तापक्रम शरीर के तापक्रम से 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम रखते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ताकि शुक्राणुओं का उत्पादन अनुकूल परिस्थितियों में हो सके। जब सर्दी का मौसम होता है तो ये सिकुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, तथा वृक्षण जो है वृक्षणों को शरीर के नज़दीक ले जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ये लंबे हो जाते हैं, जिससे वृक्षण शरीर से दूर रहते हैं, यानी कि टेस्टिस दूर रहते हैं। क्योंकि सर्दियों में ठंड के कारण टेम्परेचर डाउन नहीं हो जाए, इसलिए बॉडी के टेम्परेचर ये बॉडी के नज़दीक ले आते हैं ताकि इनका टेम्परेचर मेंटेन रहे बॉडी से। और गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी से दूर रहें ताकि ये इनका टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट कम रहे। ये आकार में अंडाकार होते हैं। संरचना वृषण कोश के निम्न भाग होते हैं। वृक्षण कोश के निम्न भाग, ये आप सारी डिटेल जो है वो सेम इसी तरह से आप एनाटॉमी में भी पढ़ोगे। तो ये डबलिंग हो रही है। एनाटॉमी में भी यही पढ़ोगे, अब यहाँ यही पढ़ोगे, फिर यहाँ सेकेंड ईयर में आप जो है गायनोकोलॉजी में भी इन्हीं को ही पढ़ोगे। तो इसलिए आप इनको ध्यान से जो है वो समझो। 2 लेक्चर आपको इसके दिए जाएंगे। ये मैं इसमें पढ़ाऊँगा एनाटॉमी में, डॉक्टर ताराचंद जी भी है इसके बारे में आपको समझाएंगे। स्किन है जो त्वचा, सांड में वृक्षण की त्वचा बाल रहित, कोमल, लचीली, गुलाबी अथवा लाल पीले रंग की, तथा घोड़े में काले रंग की होती है। ये बाह्य रूप से 2 भागों में, ये समझने वाली बातें हैं, 2 भागों में स्क्रोटल रेफी द्वारा विभक्त होता है। अब इसको देखें आप,
जब आप स्क्रोटम को देखेंगे तो स्क्रोटम पर एक बीच में सेंटर में ये स्क्रोटम है, मान लीजिए ये स्क्रोटम है और ये इसके अंदर, हाँ इसको कर दो, ये अलग अलग दो टेस्टिस हैं, देखिए ध्यान से देखना इसको, ये स्क्रोटम है, ये यूं फिट होता है, ये स्क्रोटम है। तो ये जो स्क्रोटम है ना ऊपर, ये तो टेस्टिस हैं दो, ये स्क्रोटम है, ये टेस्टिस दो को डिवाइड जहाँ करता है ना, डिवाइड जहाँ, तो यहाँ एक बाहरी एक काली रेखा होगी ऊपर, काली सी रेखा काले कलर की, देखना कोई यंग जो है इसमें आपको बुल जो है घूमते हुए मिल जाएंगे, आप उस पर भी देख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ काली रेखा मिलेगी, ये क्या करती है, ये दोनों, इसको स्क्रोटल रेफी कहते हैं, ये बताती है कि यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ, अंदर जो दोनों टेस्टिस को अलग करती है वो यहाँ अंदर सेप्टम है, यहाँ। अब ये आपके समझ में आएगा। अगर हमने एक टेस्टिस को अलग करना है किसी कारण से, किसी बीमारी से, मान लो जिस तरह से अडर के 4 खाने होते हैं, अडर होता है ना, उसके 4 जो टीट हैं, तो चारों टीट के अलग अलग क्वार्टर चारों होते हैं। इसी तरह से एक सेप्टम के द्वारा, ये बीच में सेप्टम है, इसको देखिए, ये सेप्टम है, ये सेम मान लो आप, ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है ऊपर, ये काले रंग की जो ऊपर इसकी रेखा नजर आ रहा है उधर, ये काले रंग की बिल्कुल ऊपर रेखा है, ऊपर रेखा है, ये यूं नजर आएगी, ये यूं नजर आएगी, ये रेखा अंदर की तरफ गहराई है, ये देखो ये गहराई है अंदर, ये अंदर, ये इन दो को अलग कर रही है, ये अलग अलग हैं दोनों, जैसे क्वार्टर अलग होते हैं ना अडर के, इसी तरह से दोनों अलग अलग है, इसमें अलग है टेस्टिस, इसमें अलग है टेस्टिस। तो ये इसको, ये जो बाहर काली का रेखा नज़र आती है, इसको तो स्क्रोटल रेफी कहते हैं, और जो ये बीच में अंदर आ गई, ये दोनों के बीच में ये पार्ट हो गया ना, ये दोनों के बीच का ये पार्ट, ये तो रेफी है, और ये जो जा रहा है अंदर की तरफ में, दो को अलग कर रहा है, ये जो है ये स्क्रोटल सेप्टम है कहलाती है, या सेप्टम ये जो है स्क्रोटी कहलाती है, स्क्रोटी, ये गलत लिख रखा है इसने, स्क्रोटी नहीं है, स्क्रोटी कहलाती है, स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम नहीं होता, स्क्रोटी, इसको CROTI करो, इसको स्क्रोटी लिख भी रखा है। या बाह्य रूप से 2 भागों में स्क्रोटल रेफी द्वारा विभक्त होता है। यह रेफी वृक्षण कोष को आंतरिक रूप से भी 2 भागों में सेप्टम स्क्रोटी द्वारा पूर्ण रूप से विभक्त करता है। ये मैंने आपको दिखाया अभी। प्रत्येक वृक्षण कोश में एक एक स्पर्मेटिकोड द्वारा वृक्षण लटका रहता है। तो ये स्पर्मेटिकोड जो है, इसके द्वारा जो स्पर्मेटिकोड जो है, इसके अंदर ब्लड जो है, आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स, ये सारी की सारी इसके अंदर इसके साथ साथ होती हैं। तो ये नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा। अब आता है डोरटॉस। ये वो है इलास्टिक उत्तक तंतु, ये बाहर भी होता है और ये सेप्टम को यही बनाता है जो आपने अभी हमने पढ़ी ना, स्क्रोटम, सेप्टम स्क्रोटी, इसी से बनी होती है ये। इसके नीचे होता है स्क्रोटल फेसिया। अब ये स्क्रोटल फेसिया क्या होता है, अभी आप इसको ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने अगर जानवर जब मरा हुआ होता है तो किसी ने अगर उसको काटते हुए देखा हो तो आप जब उसके ऊपर से चमड़ी को हटा लिया, चमड़ी को हटाते हैं ना, चमड़ी को आपने देखना तो नीचे नीचे वाइट होता है, जो यूँ जब जो चमड़ी कटी हुई को यूँ वो जो होता है ना पोस्टमार्टम करने वाला, अगर वो जब वो उठाता है ना उसको चमड़ी को, तो करड़ करड़ की आवाज़ आती है। तो नीचे एक ना बड़ी परत सी होती है सफ़ेद पूरी, वो जब आप बाहर से भी दबाते हो ना उसको तो वह करड़ करड़ की आवाज़ आती है। ये सारा नीचे जो उसके फेसिया होता है। तो ये इसी तरह का फेसिया इसके अंदर भी होता है, स्क्रोटल फेसिया होता है। ट्यूनिका वेजिनेलिस, तो ये इसकी 3 जो है वो लेयर होती हैं। 3 लेयर के द्वारा ये ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बोजेनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोजा, ये 3 लेयरें हैं, बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। तो इसमें
ट्यूनिका वेजिनलिस, यह सबसे अंदर की परत है जो फाइब्रोसीरस सैक का निर्माण करती है तथा पेरिटोनियम से जुड़ी रहती है। वृक्षण कोश के कार्य, वृक्षण कोश के कार्य, वृक्षण के नहीं, वृक्षण कोश के, ये हम जो स्क्रोटम पढ़ रहे हैं इसके। पहला बात तो ये है, टेस्टिस को ढके हुए रखता है, वृक्षणों को ढके रखता है, वृक्षणों को विपरीत परिस्थितियों से बचा के रखता है, यस। और तीसरा, स्पर्मेटोजेनेसिस हेतु वृक्षणों का तापक्रम नियंत्रण रखता है। स्पर्म बनते हैं तो एक तापक्रम चाहिए इनको प्रॉपर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या आती है? स्पर्म बनने की प्रक्रिया। स्पर्मेटोगोनिया से आगे बनते हैं ना, स्पर्मेटोसाइट वगैरह, ये आपने पढ़े हुए भी हैं। तो स्पर्मेटोस जो बनता है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको जो है तापक्रम नियंत्रण रखते हैं स्क्रोटम टेस्टिस में, ताकि ये प्रक्रिया प्रॉपर चलती रहे। अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस को, वृक्षण। यह नर की मुख्य प्रजनन ग्रंथियां हैं, मेन मुख्य प्रजनन ग्रंथियां, जो संख्या में 2, एक बायां लेफ्ट टेस्टिस तथा दूसरा राइट टेस्टिस, तथा वृक्षण रज्जुओं स्पर्मेटिकोड द्वारा ये स्क्रोटम में लटके रहते हैं। स्पर्मेटिकोड के द्वारा ये लटके रहते हैं दोनों स्क्रोटम में। इनका आकार भिन्न भिन्न सांडों में अलग अलग होता है। इनका वजन लगभग 250 से 300 ग्राम, लंबाई 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर इनके ये होती है। अब ये इसका ये अंदर का भाग जो इन्होंने दिखाया है, ये हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। साथ साथ इस डायग्राम में अगर आप हल्की सा ध्यान इधर देते रहोगे डायग्राम की तरफ, तो बड़ा सुंदर तरीके से आपको ये समझ में आएगा। मेन बात इम्पोर्टेंट इसमें आप लगा लें, फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार आता है, बायां वृक्षण दाहिने वृक्षण से बड़ा होता है। बायां टेस्टिस दाएं टेस्टिस से, राइट से बड़ा होता है। इसके 2 सतह होंगी, लेटरल व इंटरनल, लेटरल व इंटरनल। 2 बॉर्डर होंगे, फ्री और अटैच्ड। 2 सिरे एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं इसकी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, यानी कि सुपीरियर इन्फीरियर यानी कि कॉडल। प्रत्येक टेस्टिस बाहर से अंदर की तरफ निम्न द्वारा ढका रहता है, जो हमने पढ़ लिया। ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलेजा, ये लेयर हैं, इनके द्वारा ये ढके रहते हैं। अब इनकी संरचना, प्रत्येक वृक्षण में कई सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें शुक्रजन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब आप देखो, अब आप इसको चित्र में देखो। पहले चित्र के अंदर यहाँ बहुत सुंदर ढंग से लिखा हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये 244 पे बी डायग्राम में अगर देखोगे, बहुत बड़ा डायग्राम दिया गया है। इसमें एक एक चीज़ को बड़ी सुंदर तरीके से समझाया गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस कहते हैं जो स्वस्थ पशु में प्रत्येक सेकंड में हजारों शुक्राणुओं को उत्पन्न करते हैं। इनकी भित्तियाँ जर्मिनल टिश्यू द्वारा आश्रित यानी कि कवर्ड होती हैं। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं सेल पाई जाती हैं, शुक्राणु जनक कोशिकाएं यानी कि स्पर्मेटोजीनिया सेल्स, शुक्राणु जनक जो शुक्राणु पैदा करती हैं, और बी हैं सहारा देने वाली यानी कि सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स, जो शुक्राणुओं को परिपक्व होने के लिए पोषण उपलब्ध कराती हैं। इसलिए इन्हें स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। इनको सबको अंडरलाइन करते जाना भाई, एक एक शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं बिल्कुल, जो स्पर्म को जो है पोषण देती हैं वो सेल कहलाती हैं सर्टोली, और इनको स्पर्म, यहाँ पूछ लेते हैं स्पर्म मदर सेल का दूसरा नाम क्या है। यही सेल्स ट्यूब्यूल्स के भीतर एक तरल स्राव भी बनाती हैं, जो विकसित शुक्राणुओं के बाहर जाने का तरल माध्यम भी उपलब्ध कराती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में अंतःस्रावी यानी कि
एंडोक्राइन सेल्स, इनके बीच में, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके बीच में एंडोक्राइन सेल के गुच्छे होते हैं जिन्हें लेडिंग सेल भी कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, जो एंड्रोजन, पीछे हमने पढ़ा था एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती हैं। तो अब ये दोनों की दोनों सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही पूछी जाती हैं जनरली। टेस्टोस्टेरोन कौन सी सेल बनाती हैं? तो लेडिंग सेल। और अगर न्यूट्रिशन कौन सी सेल देती हैं स्पर्म को, तो वो हमारे पास है सर्टोली सेल। तो इनको आप पढ़ना अच्छी तरह से याद रखें। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो गुच्छा नुमा भाग है, जब आप यहाँ इधर देखोगे ना, इधर इस डायग्राम में, तो ये देखो बड़ा सुंदर गुच्छे नुमा भाग दे रखा है। तो इसको ट्यूब्यूली कंटोर्टी कहते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ इसने कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लिखा हुआ है, एक ही बात है। कन्वोल्यूटेड यूं स्पाइरल कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसके बाद ये एक सीधी नलिका से जुड़ता, आगे फिर देखेंगे तो ये एक सीधी नलिका, ये जो गुच्छा है यूं घुमा हुआ, फिर ये एक सीधी नलिका है। उसके बाद में ये जो है रेक्टी टेस्टिस से मिलेगा। ये जो भाग रेक्टी टेस्टिस से ट्यूब्यूल का मिलता है, अब इसको कहते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। ये ट्यूब्यूली रेक्टाई है, इधर इसने नाम दे रखा है बहुत सुंदर। अब ये कई ट्यूब्यूली रेक्टाई मिल करके रेक्टी टेस्टिस से मिलते हैं। तो ये आगे शायद इसमें देखता हूँ, रेक्टाई कहते हैं। ये सभी ट्यूब्यूली रेक्टाई टेस्टिस के पश्चिम भाग में, जिसे मीडियस्टाइनम टेस्टिस कहते हैं, मीडियस्टाइनम, वहाँ मिलकर रेक्टी टेस्टी बनाते हैं। ये देखिए वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा डायग्राम सुंदर बनाया। आप एक एक डायग्राम के इधर एक एक शब्द को देखोगे तो ये आपके पूरा समझ में आएगा। दोनों डायग्राम दे रखे हैं, बड़ा एक, इसको बड़े डायग्राम को भी साथ में दिखाया हुआ है। रेक्टी टेस्टी मिलकर 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया बनाते हैं। तो अब आप देखें, ये जो डायग्राम है B 244 पे, इसमें देखिए रेक्टी टेस्टिस से ये 10-12 वासा एफ्रेंशिया, ये देखिए ये यहाँ से बने हुए वासा एफ्रेंशिया बने हैं, और ये एपिडिडाइमस के हेड से जा कर के मिल जाते हैं। ये देखिए बना है ना, 10 से 12 एफ्रेंशिया बनाकर हेड ऑफ एपिडिडाइमस में एक नलिका, डक्ट ऑफ एपिडिडाइमस बनाकर एपिडिडाइमस से ये जुड़ जाते हैं। ये तो ये पूरा का पूरा डायग्राम इधर दे रखा है। एक वयस्क नर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कोशिकाओं में निम्न प्रकार की स्थितियों में स्पर्म पाए जाते हैं। निम्न ये जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो जब हमारे पास जर्मिनल टिश्यू है, तो इस जर्मिनल टिश्यू से जो निकलेगा, बनेगा, अभी हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनिया सेल्स, तो इससे स्पर्मेटोगोनिया, पहले बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ। तो ये कई बार वाइवा में इससे ये क्रम आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखें। इस तरह से ये स्पर्मेटोजोआ बनता है। शुरू में स्पर्मेटोगोनिया। अलग अलग पशुओं में टेस्टिस की उपस्थिति निम्न प्रकार होती है। बैल, कुत्ता, घोड़े में दोनों जंघाओं के बीच में, सूअर में जंघाओं के पीछे, स्टेल आर्च के नीचे। तो अब वृक्षण के कार्य, इसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर एपिडिडाइमस हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वृक्षण के कार्य बहुत आसान है, पीछे पढ़ लिए हमने सारे। लेडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल, यह नर हार्मोन टेस्टिस को स्रावित करती है, पढ़ लिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणुजनक जनन द्वारा स्पर्मेटोजोआ को बनना, ये भी, और सर्टोली सेल जो पोषण देती हैं। नवजनन कोशिकाओं का पोषण करना। FSH हार्मोन के अंतर्गत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एस्ट्रोजन में बदलना। FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंतर्गत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एस्ट्रोजन में बदलना। एस्ट्रोजन हार्मोन को जनन कोशिकाओं तक पहुंचाना। एस्ट्रोजन का बंध कारक बाइंडिंग फैक्टर को स्रावित करना, ताकि सेमिनिफेरस नलिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता बढ़ सके। अब प्रतिदिन प्रति ग्राम वृक्षण निम्न प्रकार स्पर्म निर्मित करता है।
सांड 13 से 19 मिलियन प्रतिदिन, घोड़ा 23.7 से 32.3 मिलियन, नर भेड़ रैम में 24 से 27 मिलियन और बोर में 24 से 31 मिलियन ये जो है वो स्पर्म जो है निर्मित होते हैं पर डे। तो अब नर के पशु के द्वितीय अंग जब हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।